वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, पर्सनल फाइनेंस बहुत ज्यादा पर्सनल होता है। जनरलाइज एडवाइस आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको सीखने के दृष्टिकोण से आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, लर्निंग के लिए आपको यूज करना चाहिए। एडवाइस नहीं लेनी चाहिए वीडियो के थ्रू कि हाँ इसमें 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 इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है आप देखिए, समझिए कि कैसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक होती है। जो पोर्टफोलियो है, इनका नाम दीपक जोशी है, 38 ईयर ओल्ड है, लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंड्स, पहला फंड है निपॉन स्मॉल कैप, इसमें तो इनको 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। दूसरा एचडीएफसी स्मॉल कैप, तीसरा अबेकस स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, व्हाइट ओक मिड कैप, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई लार्ज कैप एंड एचडीएफसी लिक्विड इमरजेंसी के लिए। एंड सेकेंड वाइफ के पोर्टफोलियो में एक मल्टी एसेट है, एक मोतीलाल स्मॉल कैप है, एक आईसीआईसीआई लिक्विड है। ये भी ये इमरजेंसी के लिए रखे होंगे जैसा कि मुझे लगता है। देखिए कैसे पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सा समझना होता है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पोर्टफोलियो में। यहाँ पे है निपॉन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एबेकस का स्मॉल कैप। 3 स्मॉल कैप फंड है, एक हो जा रहा है बेटे के लिए, बाकी 2 जो है अपने रिटायरमेंट के लिए हो सकता है रखे हो, जो भी गोल हो, लेकिन 20 इयर्स प्लस का गोल इनका है, इन्होंने कहा है। देखिए निपॉन स्मॉल कैप तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप एचडीएफसी और एबेकस की बात करते हैं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली अभी अपने डाउन साइकिल से गुजर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, अप साइकिल भी आएगा, ठीक है। लेकिन पहला चीज क्या है कि एचडीएफसी का अप साइकिल भी होता है तो 18% तक टच करता है। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी अपने अप साइकिल में 20, 22, 25 तक पास में कभी गया है ना, नहीं गया है कभी। तो उसका जो अप साइकिल है वो भी जो थोड़ा नीचे नीचे डाउन डाउन ही रहता है। दूसरा एबेकस न्यू फंड, ठीक है, कितना भी आपको इसके जो मेन सीईओ हो, सीआईओ हो, एमडी हो, फंड मैनेजर हो, है ना, कितना भी आपने उनको जानते हो, वैसे जानते हैं नहीं जानते ही आपने नहीं लिखा क्या मोटिव है आपका, लेकिन फिर भी एक तो ऐसा फंड आपने ले लिया है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रेफर करता है, उसका अपसाइड ही है जो नीचा है, और दूसरा आपने नया फंड उठा के रख लिया। एक निपॉन है जो कि अच्छा ठीक ठाक अपना बैलेंस इन्वेस्टिंग करता है, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेके चलता है। तो जब इतने लंबे समय का टाइम पीरियड है, देखिए समझना है क्या इस चीज को कि इतने लंबे समय का टाइम पीरियड है और हमारे पास पुराने फंड्स हैं जिनकी स्ट्रेटजी प्रूवन है, तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते थे, है ना, बैलेंस्ड में भी एग्रेसिव जा सकते थे। जैसे आपके पास कितने अच्छे अच्छे पुराने फंड्स अवेलेबल है, आपके पास क्वांट का फंड बढ़िया है, पुराना है, अवेलेबल है, आपके पास डीएसपी, एक्सेस, आपके पास इन्वेस्टको, एडलवाइस, इवन बंधन, तो चलो आपने निपॉन रखा हुआ है तो बंधन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बीओआई पुराना है जो कि एग्रेसिव फंड है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये फंड डाउन नहीं होते हैं, मतलब ये है कि ये पुराने टाइम से हैं, अप डाउन का साइकिल ये झेले हैं, और अप डाउन का साइकिल में डाउन में गिरते हैं तो अप में ऊपर भी जाते हैं अच्छा खासा, है ना। तो एचडीएफसी का अप साइकिल जो है वो भी थोड़ा सा डाउन ही रहता है, और अबेकस का पता नहीं, हो सकता है आगे चल के अबेकस अगर सैमको जैसा हो गया तो, एबीएसएल जैसा हो गया तो पहले तो हमें पता ही नहीं है ना, तो क्यों हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि एक तो एग्रेसिव फंड के साथ जाइए, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा सा प्रूवन फंड्स के ऊपर आप जोर ज्यादा दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। इससे आगे बढ़ते हैं मिड कैप फंड। अब देखिए यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप, व्हाइट ओक मिड कैप, दोनों में से कोई आपका बहुत ही सुपर एग्रेसिव मिड कैप नहीं है। व्हाइट ओक मिड कैप अभी रिटर्न अच्छा बना रहा है लेकिन सुपर एग्रेसिव नहीं है, बट फिर भी अभी के लिए मिड कैप का हम कॉम्बिनेशन अच्छा मान सकते हैं। वैसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मिड कैप के केस में एक एक्टिव एक पैसिव मिड कैप फंड हो, वो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी अभी के लिए ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है, मान लेते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। आगे आते हैं इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये आप किस चीज के एक्सपोजर के लिए इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर गए हो? आईसीआईसी लार्ज कैप फंड, ये किस चीज के एक्सपोजर के लिए आप आईसीआईसी लार्ज कैप के अंदर गए हो? क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ के लिए तो आपका मिड कैप स्मॉल कैप हो चुका है, अगर आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर चाहिए, है ना, तो मैंने कई बार आपको कहा है कि आप लार्ज कैप का एक्सपोजर अगर प्योर इक्विटी फंड से लेना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप से लीजिए, सबसे सूटेबल है आपके लिए। और अगर आप लार्ज कैप का एक्सपोजर हाइब्रिड फंड से लेना चाहते हैं तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है जहां पे 65-35 रेशियो या फिर मान लो आप 70-30 रेशियो मेंटेन होता है, वो आप रखिए।
तो लार्ज कैप के लिए या स्टेबल फंड के लिए ये दोनों सबसे सूटेबल हो जाते हैं, जहां पे आपको वॉलिटिलिटी लार्ज कैप जितनी ही रहेगी मतलब कम रहेगी, और ग्रोथ आपको प्रॉपर लार्ज कैप से बेटर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा फंड सिलेक्शन, थोड़ा सा कैटेगरी सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन बेटर हो जाने से क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो जाता है। मतलब हम जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ वाला ही है, ग्रोथ वाला ही होगा, लेकिन वहां पे भी हमें जो सूटेबल कैटेगरी है, फंड है, वो हमें चुनना चाहिए, ताकि जितना हो सके कम से कम रिस्क पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हम जनरेट कर सके। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपने अपने पोर्टफोलियो में या वाइफ के पोर्टफोलियो में कहीं पे भी किसी तरीके का गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल इक्विटी, इन सब चीजों का कुछ जिक्र नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में लिक्विड फंड का जिक्र है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपने इक्विटी, इंडियन इक्विटी का पोर्टफोलियो यहां पे दिया। तो यदि गोल्ड आपके पास नहीं है तो 20%, 15%, 10% अपने कंफर्टेबल, जो आपका कंफर्ट जोन है उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15% तक मेंटेन करें, या तो फिजिकल फॉर्म में या तो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में। प्लस 20-25% तक ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो हुआ उसका आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। अब अभी के टाइम पे इंटरनेशनल इक्विटी के लिए लिमिटेड फंड्स ही ओपन है, तो अब उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, देखिए जो इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो है वो आपको समझना है कि वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। तो जो हम लोग बात करते हैं ना कि जब हमें 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो इंडियन इक्विटी का पोर्शन है, क्या हम उसको सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अपने गोल के अकॉर्डिंग या वॉलेटिलिटी रिस्क के अकॉर्डिंग उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। कभी भी ये ना सोचे कि जो हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, सिर्फ अगर आपने इक्विटी का बना रखा है और सिर्फ इंडियन इक्विटी का बना रखा है तो वही आपका 100% पोर्टफोलियो, नहीं, वो नहीं है। जो आपका रियल एस्टेट है वो भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जो गोल्ड है आपके पास फिजिकल फॉर्म में है या जो भी फॉर्म में है वो भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, गोल्ड, सिल्वर सब है। अच्छा, एक मैं आपको सोना का कहानी सुना देता हूं, जब आप मतलब गोल्ड का आ गया है नाम। तो माता जी ने, हमको लगता है 25-30 साल पहले, आई थिंक 100-150 रुपए का कुछ सोना खरीदा था। 30 साल पहले, 25 से 30 साल पहले 4-5 हजार रुपए में वो सोना अभी बिका है। मतलब क्योंकि वो बेचना पड़ा है, समझ रहे? तो कितना, मतलब बेच के पैसा नहीं लिया, उसको एक्सचेंज ही किया, लेकिन जो वैल्यू उसका लगाया गया उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कितना ज्यादा हो गया। अब क्यों हो गया ये, क्यों हो पाया ये? इसलिए क्योंकि उनको डेली नहीं दिख रहा था कि मैंने जो सोना खरीदा है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो गोल्ड में ये एक फायदा फिजिकल में हो जाता है, और इसीलिए लोग गोल्ड को होल्ड भी कर पाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में डेली जो दिखता है ना, इस कारण से लोग होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, इस तरीके से पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं। दूसरा, वाइफ का पोर्टफोलियो। तो वाइफ के पोर्टफोलियो का भी अगर सेम गोल है, सेम, क्योंकि अभी आप ऊपर वाले पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने वाले हो, तो वाइफ के पोर्टफोलियो का अगर सेम गोल है तो कुछ फंड्स इन्हीं में से, ऊपर वाले पोर्टफोलियो में जैसे अगर 7-8 फंड हो जा रहे हैं सब मिला के, 3-4 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 3-4 फंड्स वाइफ के पोर्टफोलियो में रखिए, एंड सिंपल पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए। अलग फंड, दूसरे फंड वाइफ के पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि उनका कोई दूसरा गोल नहीं है, और ज्यादातर केस में नहीं ही होता है। अभी तक जो मैं देख रहा हूं 95% या 99% केसेस में जो अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे पोर्टफोलियो क्रिएट किए जाते हैं वो टैक्स बेनिफिट के लिए ही किए जाते हैं, अलग अलग सबका गोल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। ये मेरा जो ओपिनियन है, मेरा अगर पोर्टफोलियो ऐसा कुछ रहता तो मैं उसको इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करता। बाकी आप अपनी राय इसके बारे में दे सकते हो कमेंट बॉक्स में।